मैं मेरी पिछोला झील के किनारे स्थित एक विशालकाय जहाज सा दिखने वाला उदयपुर का सिटी पैलेस बोल रहा हूँ। मैं अपनी राजपूती शान को दर्शाते हुए वर्षों से अपने इतिहास को समेटे हुए अपनी सुंदरता को पूरी दुनिया में बिखेर रहा हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ मेरे मुख्य महल की चौथी मंजिल पर खड़े हैं। बिना कोई मिट्टी डाले ये भी मेरे निर्माण के दौरान कारीगरों के हाथों का एक जोरदार कारनामा है, जो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। मैं आज आपको अपनी पूरी यात्रा कराऊंगा। आज मैं आपको मुझ में उपस्थित हर वो चीज दिखाऊंगा जो मेरे सुनहरे इतिहास से मेल खाती है। आप इस वीडियो में मेरे पूरे परिसर के एक एक कोने को देख पाओगे, लेकिन आपको अपने परिसर की संपूर्ण यात्रा करवाने से पहले मैं अपने गौरवशाली इतिहास में आपको लेकर चलता हूं, जिस समय मेरे इस विशाल परिसर को बनाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दूं, मेरा ये विशाल परिसर गौरवशाली मेवाड़ के प्रमुख शहर झीलों की नगरी उदयपुर में मौजूद है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेवाड़ के अधिकांश शासकों ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी मूर्ति पूजकों के विरोध में, और मेरे मेवाड़ को अपने अधीन करने के मंसूबे को लेकर हमेशा से मेरे मेवाड़ पर आक्रमण होते रहे, और ये आक्रमण उन्हीं के होते रहे जिन्हें मूर्ति पूजकों से नफरत है। मेरे निर्माण की शुरुआत राजाओं के राजा महाराजा महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह ने सन 1553 में शुरू की थी। इसके बाद के महाराणाओं ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए इस काम को पूर्ण किया। मेरे उदयपुर में मौजूद सभी बड़े किलों और झीलों के निर्माण का काल हमेशा लंबा रहा। इसका कारण यह है कि हमेशा मेरे मेवाड़ के सिसोदिया वंशों ने अपने समय युद्धों में बिताया। मूर्ति पूजकों और काफिरों पर अपना शासन चलाने के मंसूबे लिए आताताइयों और आक्रमणकारियों के विरुद्ध हमेशा मेरे यहाँ सदियों से रहने वाली भील, मीणा, पटेल और राजपूत जातियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मेरे इस मेवाड़ की रक्षा की है। 1553 से शुरू हुए मेरे निर्माण को लगभग 400 वर्ष लग गए। उनमें अलग अलग महाराणाओं ने मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण और उसमें छोटे मोटे बदलाव किए। मैं आपको मेरे एक महल के उदाहरण से आपको समझाता हूं कि मेरे इस विशाल महल को कैसे कैसे भागों में निर्माण किया गया। ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन 1559 में बनाया गया था, जो बस इतना ही था। इसके बाद अगले राजाओं ने इसको पूरा कवर करके परकोटे का निर्माण कराया, जो आप इस आकृति में देख सकते हैं। इसके बाद अगले राजा ने डूंगर को पूरा कवर करके आगे के निर्माण कराए, जो आप तीसरी आकृति में देख सकते हैं। उसके आगे चौथी आकृति में आप मेरे इस संपूर्ण परिसर को मौजूदा हालात में देख सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अंदर प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ेगा। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। उसके बाद आप भारत के दूसरे सबसे बड़े महल में प्रवेश कर चुके होंगे। सबसे पहले तो मेरे इस महल को नीचे से चारों ओर से देखिएगा। जब ये जो आप मेरे इस लंबे चौड़े परिसर में जो खंबे और इनसे लिपटी ये बेड़ियां देख पा रहे हैं, ये उस जमाने में मेरे यहाँ राजा महाराजाओं के रूप में जो अतिथि आते थे, उनके घोड़े और हाथियों को बांधने की जगह हुआ करती थी, जिसे आज पार्किंग बना दिया गया है। उसके बाद मैं अब आपको सीधे लिए चलता हूँ अपने महल में और अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश जी के दर्शन कर पाऊंगा। ये गणेश जी की प्रतिमा लगभग 400 से 500 साल पुरानी है। मेरे इस विशाल परिसर के निर्माण के साथ ही श्री गणेश जी यहाँ विराजमान है। मैं इनको स्मरण करते हुए अब आपको आगे ले चलता हूँ। अब थोड़ी आगे बढ़ते हुए मैं अपने महान राजा महाराणा प्रताप के वास्तविक अस्त्र शस्त्र दिखाता हूँ। इन्हीं शस्त्रों से बहुत से दुश्मनों का शीश धड़ से अलग कर चुके हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है जब मैं महाराणा प्रताप के नाम के साथ अपना नाम सुनता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे शासकों ने हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई गुलामी जैसा आदेश नहीं माना। घास की रोटियां खाई लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोया। इन शस्त्रों को देखते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे, इसमें घोड़े के मुंह पर हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी। ये इसलिए किया जाता था ताकि युद्ध भूमि में दुश्मनों के हाथियों को भ्रमित किया जा सके। जब ये सूंड लगा घोड़ा दुश्मनों ने हाथियों के सामने जाता था तो हाथी अपना बच्चा समझकर उस घोड़े पर वार नहीं करते थे।
इसी के साथ आपको थोड़ा आगे लेकर चलूं तो गांधी फिल्म में यूज हुए गांधी का चश्मा रखा है, लेकिन ये चश्मा मेरे लिए कुछ खास महत्व नहीं रखता, क्योंकि मैं तो उन महावीरों की वीरता की गवाही दे रहा हूं। मुझे इन महान शूरवीरों के बीच में अहिंसा और शांति का पाठ मुझे शोभा नहीं देता। मैं दुश्मनों से लड़ने के लिए जाना जाता हूं। मेरी इस बात पर यदि आप मुझ पर गुस्सा भी करें तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? थोड़ा आगे चलकर मैं आपको प्रेमगिरी गोस्वामी जी, जो उस समय के महान महात्मा थे, उनके मंदिर की ओर लिए चलता हूं। मैंने यह अनुभव किया कि इन महात्मा के आशीर्वाद से मुझ पर कभी चित्तौड़गढ़ जैसे हमला मूर्ति भंजक नहीं कर पाए। कभी उन्हें हमले की चेष्टा की भी तो मेरे परिसर के बाहरी दुश्मन ढेर कर दिए गए। चलते चलते अब मैं आपको दिखाता हूं लखकुंड नाम का एक थोड़ा छोटा सा कुंड। अब इसको देखिए, ये समझ गए होंगे कि मेरे शासकों के नहाने का कुंड है, तो आप गलत हो। ये कुंड उस समय काम आता था जब किसी राजकुमार को महाराजा बनने के लिए राज तिलक होता था। उस समय इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे। उसके बाद और नीचे आम जनता में चांदी के सिक्के वितरित कर दिए जाते थे। ये कुंड आखिरी बार 1930 में इस्तेमाल किया गया था, जब महाराजा भोपाल सिंह ने सन 1930 में उनका राज तिलक हुआ। वे 1948 से 4 जुलाई 1955 तक पूरे राजस्थान के राज प्रमुख भी थे। अब मैं आपको मेरे परिसर में आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको इन छोटे छोटे दरवाजों में नीचे झुककर आना पड़ेगा। अब आपके मन में विचार आएगा कि मेरे इस विशाल और मनमोहक पैलेस में इतने छोटे दरवाजे क्यों हैं? इसका कारण वो मूर्ति भंजक थे, जिनके लिए युद्ध के दौरान स्त्रियों का अपमान करना भी जायज माना जाता था। इसलिए रानी के महल में प्रवेश से पहले आपको कई ऐसे द्वार दिखेंगे जिसमें हमेशा अपना सिर झुकाकर अंदर प्रवेश किया जाता है। ये रानी के महलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे कि युद्ध काल में अगर शत्रु सेना महल में घुस भी जाए तो इन द्वारों के पीछे खड़े सैनिक शत्रु को अंदर घुसने से पहले उनका सिर धड़ से अलग कर दें। आज तो आप पोस्टमैन और कुरियर का सहारा ले लेते हो, लेकिन इन छोटे छोटे द्वारों से अंदर राजा महाराजाओं का पत्र ले जाने या कोई भी जरूरी सूचना पहुंचाने में आपको उस समय के डाकिये से मिलाता हूं, जो मेरे परिसर के सूचना का आदान प्रदान यहीं पर मौजूद पिंजरों के कबूतर किया करते थे। मेरे इस कक्ष का नाम डाक कबूतर का पिंजरा रखा गया है, और ये पिंजरे उसी दौर के आज भी मैंने अपने परिसर में सहज कर रखे हैं। उन डाकियों का इंतजार आज भी करते इन पिंजरों को निहारता हूँ। अब आगे आप महल में जो फव्वारे देख रहे हैं, ये मेरे परिसर में अभी नए लगे हुए हैं। मेरे यहाँ प्राचीन काल में इस स्थान पर राजघरानों की रानियां राजा पानी और कलर भरकर होली खेला करते थे। या आप जो कुर्सी और पास में महाराणा का प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये उन महाराणा का चित्र है जिन्होंने अंग्रेजों का एक फैसला ठुकरा दिया, जिसको जानकर अंग्रेज अफसरों ने महाराणा के सम्मान में कुर्सी दिल्ली से उदयपुर घराने को भेंट की। ये जो तस्वीर और सामने नीचे एक दीवार देख रहे हो, यह हाथियों के बल को देखने के लिए एक प्रतियोगिता होती थी, उसका दृश्य है। दीवारों के दोनों ओर एक एक हाथी खड़ा होता था और दोनों हाथी अपनी सूंड से एक दूसरे को खींचते थे, और जो भी हाथी अपनी जगह से आगे खिसक गया वह हार गया। ये प्रतियोगिता 1951 में आखिरी बार हुई, उसके बाद कभी वापस नहीं दोहराई गई। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे परिसर में मौजूद शीश महल की ओर। तरह तरह के रंग बिरंगे शीशों से बना मेरा ये भवन बहुत ही मनोहर लगता है। इस महल के इस कमरे को राजा और रानी अपने शयन कक्ष के रूप में उपयोग किया करते थे। यहाँ से आगे बढ़ने पर एक छोटे से हाल में आपको अलग अलग पेंटिंग्स में मेरे शासकों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्य को दिखाया गया है, जिसमें शासकीय प्रणाली, तरह तरह के खेल और युद्ध के दृश्य को उकेरा गया है। अब ऊपर से आप नीचे जो मनोहर दृश्य देख रहे हैं, इसको दीवाने आम कहा जाता है। इसका अर्थ होता है आम जनता के लिए। जब भी राजा किसी त्योहार या जनता के बीच में कोई घोषणा करनी होती थी, यहाँ दीवाने आम में जनता इकट्ठी होती थी, वहीं जनता दरबार लगते थे और वहीं पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुआ करती थी। इसके आगे मैं आपको दीवाने खास का नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसको मोती महल कहा जाता है। मेरे परिसर का ये भी एक अनोखा और मनमोहक भवन है। इसके अंदर आप तरह तरह के रंग बिरंगे कांच लगे देखेंगे। इसके नीचे सामने किसी प्रकार के होने वाले कार्यक्रम को रानियां यहाँ से बैठकर दिखा करती थी। ये महल और इसकी खिड़कियां इस प्रकार से बनाई गई हैं
कि रानियां नीचे समारोह में होने वाले कार्यक्रम को पूरा देख सकती थी, लेकिन इस मोती महल में बैठी रानी को बाहर से कोई नहीं देख सकता था। वहां सामने जो आप छोटा सिंहासन देख रहे हो, वहां पर महाराजा बैठकर हुक्का पीते थे और यहाँ जमीन पर उकेरे शतरंज खेल को रानियां खेला करती थी। अब ये आप जो देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। आप इसमें वो राजशाही छवि नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वंशों ने इस दीवाने खास को मौजूदा फैशन के अनुसार बदल दिया है। अब मैं आपको अपने महलों में मौजूद सोने के विशाल सूर्य की प्रतिमा दिखाता हूँ। मेरे शासकों की वंशावली सूर्य वंश कहलाती है और जो भी मेरे महाराणा हुए, उनके दिन की शुरुआत सूर्य की पूजा से होती है। लेकिन जब भी मौसम खराब होने के कारण सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते थे, उस समय सोने के बने सूर्य को पूजकर दिन की शुरुआत करते थे। आगे चलते चलते आप ये जो तराजू नुमा बड़ी धातु की बनी आकृति देख रहे हैं, ये राजाओं को वजन मापने के लिए बनाई गई थी। जब भी राजा का जन्मदिन आता तो उस समय राजा के वजन के बराबर सोने अथवा चांदी के सिक्के तोड़कर जनता में बांट दी जाते थे। दोस्तों, आपको मेरी आत्मकथा पसंद तो आ रही है ना? तो लाइक करते जाइएगा। इसके आगे आप मेरा एक मनोहर आंगन भी देख रहे होंगे। ये किसी भी प्रकार के नृत्य और रंगारंग प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। जो सामने आप देख रहे हैं, वहां पर स्वयं महाराणा विराजते थे और सामने शीशे से बने खिड़कियों के पीछे रानियां बैठा करती थी। वहीं से एक कार्यक्रम देखा करती थी। अब मैं आपको मेरे यहाँ के माणक महल दिखाता हूँ। ये चमकीला मनोरम भवन मेरे शूरवीर राजाओं के डाइनिंग टेबल के लिए इस्तेमाल होता था। माणक महल के बीचों बीच बने इस छोटे से कमरे में राजा बैठकर भोजन किया करते थे। अब मैं आपको इस महल में लेकर चलता हूँ जहाँ पर मेरे यहाँ मौजूद राजघराने की वो रानियां रहा करती थी, जिनका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं था। अर्थात जो विधवा रानियां होती थी, वो इस महल में रहा करती थी। बिना चमक धमक, एकदम साधा और सीधा जीवन। लेकिन इन विधवा रानियों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं हमेशा इन्हें इर्द गिर्द देखा करता था। मैं हमेशा इनके आदेश की प्रतीक्षा करता था, परंतु जैसे इनके सुहाग इस दुनिया में नहीं रहते थे, ये एकदम निर्जीव से अपने आराध्य श्री कृष्ण को झूला देती हुए उनको निखारती रहती थी। प्राचीन बर्तनों अनन्य उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को आप आज भी मेरे अंदर देख सकते हैं। मेरे परिसर में चित्तौड़गढ़ से लाई हुई उन खंडित मूर्तियों को भी सहेज कर रखा गया है, जिनको स्मरण करके मेरे खून में उबाला जाता है। मेरे वंशजों, ये जो आप खंडित मूर्तियां देख रहे हैं, ये मेरे ही शासकों द्वारा निर्माण कराए गए चित्तौड़गढ़ की स्मृतियां हैं। उस गढ़ चित्तौड़ को उन हमलावर मूर्ति भंजकों द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। मैं दहल उठता हूँ आज भी संताप में कि उन्हीं मूर्ति भंजकों के वंशज किसी न किसी रूप में आज भी मेरे मेवाड़ और इस विशाल भारत पर अपना एक अलग ही शासन चलाते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे उदयपुर में हुई एक निहत्थे कन्हैया लाल की छल से नृशंस हत्या को देखकर मेरा कलेजा दहल उठा। मैं सभी मेरे मेवाड़ के वंशजों से यही कहना चाहता हूँ कि वीरों के वीर सिर्फ मेरे महाराणा ही नहीं थे, यहाँ की जनता भी वीर थी। आप भी वीर हो, तभी तो मेरे महाराणा ने आपका नेतृत्व करते हुए मेवाड़ की शान की रक्षा कि आज तुम भी वही हो। तुम्हें भी इसकी रक्षा करनी है। हे वीरों, पहचानो अपने वज्रपात को। जब महाराणा प्रताप का भाला चला था, उस समय दुश्मन दूर से ही भाग खड़े होते थे। पहचानो अपने आप को। मैं आपका अपना सिटी पैलेस बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये उचित समय नहीं है मेरे बोलने का, क्योंकि मैं आपको अपने परिसर में घुमाने लाया हूँ। इसके आगे चलने पर आपको मेरे अंदर प्राचीन संगीत के लिए उपयोग की जाने वाली ढोलक, हारमोनियम और बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। इन वाद्य यंत्रों से हमेशा भजन, कीर्तन और अलग अलग प्रकार की संगीत की धुन बजा करती थी, जो आज भी आपको इस कक्ष में गूंजती हुई मिलेगी। यहीं पर मौजूद वर्तमान के मेवाड़ के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा एक बचपन की तस्वीर टंगी मिलेगी, जिसमें वो तबला बजाते हुए दिख रहे हैं। यहीं पर एक कांच की दीवार के पीछे आपको राजा रानी और बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पालकियां दिखेंगी, जो नगर भ्रमण के दौरान राजकीय परिवार के लिए इस्तेमाल होती थी। हाथ के पंखों से सुसज्जित ये कमरा राजा और विशिष्ट लोगों के लिए था। यहाँ पर बैठकर लूडो और चेस खेला जाता था। इस भवन में आप राजाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं देख सकते हैं। ये जो मेरा विशाल परिसर आप आगे जाने पर देख रहे हैं, ये हाल ही में कई बार मौजूदा मेरे महल के मालिकों द्वारा भाड़े पर दिया गया है, जो कई बड़ी बड़ी शादियों का गवाह रहा है। अभी हाल ही में 2018 के दिसंबर महीने में
एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की बेटी का संगीत प्रोग्राम मेरे यहाँ रखा गया था, वो 4 दिन के लिए। और यही नहीं, उन्होंने अपने मेहमानों के लिए मेरे आस पड़ोस की सारी लग्जरी होटल्स बुक करवा ली थी, जैसे कि लेक पैलेस, जग मंदिर, उदय विलास, लीला, ये सारे होटल बुक कर ली थी। मेरे इस बात से आप भी चौंक सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने इन 4 दिनों में अपनी बेटी के संगीत प्रोग्राम में 800 करोड़ का खर्चा सिर्फ 4 दिन में ही किया था। अब मैं अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो यह 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। मुझे इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। इस प्रकार मेरा यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है। मुझे बनाने में मेरे मेवाड़ के 22 राजाओं का योगदान रहा, लेकिन मेरे इस विशाल परिसर का आधा भाग मौजूदा वंशावली ने होटल के रूप में तब्दील कर दिया है। यहीं से मैं सिटी पैलेस अपनी आत्मकथा को समाप्त करता हूँ। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस सुंदर शहर उदयपुर आने का न्योता आपको भेजता हूँ। एक बार आप जरूर आइए। पूरे उदयपुर में मेरे अलावा और भी बहुत कुछ है। आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।